हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, जब किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को अलग फॉर्म में बांटा जाता है, यानी कि पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे अ- अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल बॉडीज को रखा गया है। यानी पावर को डिवाइड कर दिया गया है वर्टिकली, मतलब सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को और उसके बाद लोकल बॉडीज को दी गई है। तो इसी पावर शेयरिंग के फॉर्म को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। उम्मीद है कि आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब हमें आंसर देना है व्हाट इज फेडरलिज्म। इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। देखिए, हमने पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी देखी थी कि वहां पर किस तरीके से पावर को शेयर किया गया। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government। देखिए, जो बेल्जियम कंट्री थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी उसको रिड्यूस करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, जिससे वहां पर सारा मामला शांति से उलझ गया। लेकिन बात करें श्रीलंका की तो वहां सब उलट पुलट हो गया था। ठीक है। Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these government and could be withdrawn by the central government। देखिए, वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी बेल्जियम में, लेकिन जो उनकी पावर्स थी, उनकी जो शक्तियाँ थी, वो क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन ली थी। The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। लेकिन 1993 में एक बड़ा चेंज होता है, जहां पर जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन ली थी स्टेट गवर्नमेंट से, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को वापस दे दिया गया और उनसे कहा गया कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। Thus बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और तब से ही जो बेल्जियम थी वो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गई। यूनिटरी गवर्नमेंट होती है जब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और क्या कहते हैं, पावर्स को डिवाइड कर दिया, जिससे वहां का सारा मामला सही हो गया। अब हम श्रीलंका की बात करेंगे। Sri continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers। लेकिन श्रीलंका में जो सिन्हाला बोलने वाले लोगों ने थे, उन्होंने क्या चूज किया कि सिर्फ हम मेजोरिटी में तो हम ही रूल करेंगे, तो उन्होंने यूनिटरी सिस्टम वहां पर लागू रखा। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम फेडरल सिस्टम। लेकिन जो तमिल लीडर्स थे, तमिल बोलने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि श्रीलंका फेडरल सिस्टम बने, तमिल बोलने वालों को भी कुछ पावर्स दी जाएं। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। देखिए, फेडरलिज्म जो है ये एक गवर्नमेंट का इस तरीके का सिस्टम या इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग यूनिट्स में। यानी कि अगर कोई बड़ा देश है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नजर नहीं रख सकती, तो उसके लिए अलग अलग यूनिट्स बनाए जाते हैं। Usually, a federation has two levels of government. One is government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces or states। देखिए, वैसे फेडरलिज्म में सिर्फ दो लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्री लेवल पर देखती है, कंट्री के लिए जिम्मेदार होती है नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंसेस गवर्नमेंट, वो स्टेट लेवल या प्रोविंसेस लेवल पर देखती हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और दोनों ही ये गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है, कोई दबाव में काम नहीं करती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है फेडरलिज्म की। In this sense, federation are contrasted with unitary governments।
Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-unit are सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए फेडरेशन में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या कहते हैं, सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो उसके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो स्टेट को भी देखती हैं, लोकल बॉडीज को भी देखती हैं। लेकिन फेडरेशन में उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। The central government can pass on orders to the provincial or the local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. देखिए यूनिटरी सिस्टम में वो चाहे तो लोकल बॉडीज स्टेट पर भी अपना ऑर्डर चला सकती हैं, लेकिन फेडरेशन सिस्टम में वो प्रेशर नहीं डाल सकती स्टेट गवर्नमेंट पे अपना काम कराने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उसके पास खुद की अपनी शक्ति होती है, जो वो उसकी जो जवाबदेही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, उसकी जवाबदेही जनता के लिए है, लोगों के लिए है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम देखते हैं कुछ की फीचर फेडरलिज्म के। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पहला पॉइंट है कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, या इसको हम टीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में 2 से ज़्यादा है। सबसे ऊपर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल बॉडीज़, जिसमें हम लोग पंचायत या म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। देखिए हर टायर ऑफ गवर्नमेंट जनता के लिए ही काम करती है, लेकिन उनका खुद का जुरिडिक्शन होता है, खुद का काम करने का तरीका होता है, खुद का न्याय देने का तरीका होता है। जैसे कि लेजिस्लेशन मैटर में, यानी कि संसद भवन के मैटर में, या कह सकते हैं विधानसभा के मैटर में, टैक्सेशन टैक्स के मैटर में, और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, द ज्यूरिडिक्शन of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। जो ज्यूरिडिक्शन होता है हर गवर्नमेंट का, हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वो उसी के अंदर दायरे में काम कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जो अथॉरिटी है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो एग्जिस्टेंस है, जो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ है ईच टियर का। चौथा पॉइंट देखते हैं, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसी एक गवर्नमेंट द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते, इसके लिए दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी। मान लीजिए अगर हमें भारत के संविधान में कुछ चेंज करना है, तो हमें भारत के हर राज्य की सरकार से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर हमें कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है। पांचवा पॉइंट देखिए, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government। देखिए जो कोर्ट होते हैं उनके पास पावर होती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐसी लिखी है जो लोगों के फायदे की नहीं है, उससे किसी का नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसे नियम बना दिए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट ने जिससे देश का नुकसान हो रहा है या देश की जनता का नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट के पास पावर दी गई है उसको भंग करने की। The highest court act as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective power। जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो एक अंपायर की तरह एक्ट करता है अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स को लेके, तो ये एक बहुत अहम रोल निभाता है कोर्ट। सिक्स्थ पॉइंट हम देखते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो हर गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता है वो क्लियरली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में मेंशन होता है। अब हम लोग देखते हैं सेवंथ पॉइंट, जो थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स
to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। देखिए जो फेडरल सिस्टम होते हैं उसके मेन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो जो कंट्री की यूनिटी है उसको प्रमोट और उसकी सुरक्षा करना, और दूसरा जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है यानी कि लोकल जो समस्याएं होती हैं, जो राज्य स्तर पे या राज्य से भी नीचे स्तर पर जो समस्याएं होती हैं वो फेडरल सिस्टम की वजह से पूरी हो पाती हैं। Therefore, two aspects are crucial for institution and practice of federalism। इसीलिए ये जो दो एस्पेक्ट हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, क्या कहते हैं, जिसकी वजह से फेडरलिज्म को लाया गया है। Governments at different levels should agree to some rules of power sharing। They should also trust that each would abide by its part of the government। देखिए जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो कुछ बातों को उन्हें मानना पड़ता है पावर शेयरिंग के लिए, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो उस एग्रीमेंट को मानेंगे जो एक दूसरे के साथ उन्होंने किया है। An ideal federal system has both aspect mutual trust and agreement to live together। जो एक आइडियल फेडरल सिस्टम होता है यानी कि एक अच्छा फेडरल सिस्टम माना जाता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और एक एग्रीमेंट होता है कि दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और जिससे जनता का और इस देश का भविष्य सुधरेगा। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another। देखिए जो पावर बांटी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट पे, ये अलग अलग देश के फेडरेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, कहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। ठीक है, ये तो वेरी करता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। ये एक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट पर बेस करता है। There are two kinds of route through which federation have been formed। The first route involves independent state coming together on to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity। देखिए जो पहला रूट है वो है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं यानी कि जो स्टेट्स आज़ाद हो चुके हैं वो एक साथ आकर एक बड़ी सी यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी सोवरेनिटी यानी कि इच्छा लेने मतलब फैसला लेने की मांग करते हैं कि वो खुद से फैसला ले सके और उनकी खुद की आइडेंटिटी हो। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए कुछ फेडरेशन जो इन्होंने ऐसी मांग करी एक साथ आके एक बिगर यूनिट बना ली, उसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and strong vis-a-vis the federal government। जो पहली कैटेगरी होती है फेडरेशन की, उसमें स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है और वो कुछ स्ट्रांग ही होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में ये पहला रूट है। अब हम देखते हैं सेकंड रूट क्या है। The second route is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। दूसरा रूट ये है कि कोई बड़ी कंट्री सोचती है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर नहीं चला पाएगी तो हमें पावर को डिवाइड कर देना चाहिए और अपने से छोटे लेवल पे भी गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए। तो इंडिया एक इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वाई द स्टेट्स very often different constituent units of the federation have unequal powers। some units are granted special powers। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर दी गई है। कुछ कारणों में कुछ रीजन्स की वजह से हो सकता है कुछ स्टेट को स्पेशल पावर मिल जाए, वरना इसमें अनइक्वल पावर है। स्टेट के पास पावर कम दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर दी गई है। देखिए अब हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या चीज़ इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, तो इस चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangement in our country? देखिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि श्रीलंका
और बेल्जियम में अलग अलग डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी वो इंडिया जितनी बड़ी कंट्री नहीं थी, फिर भी उन्हें पावर शेयरिंग में इतनी दिक्कत पैदा हुई। लेकिन इंडिया जो कि इतना बड़ा देश है, जहाँ पे इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो इंडिया ने हम लोगों ने अपने देश में पावर शेयरिंग के क्या अरेंजमेंट किए हैं, तो वही हम इसमें समझेंगे। Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. देखिए, हम लोग को पता है कि हम लोग को जो आज़ादी मिली थी, हम लोग जो इंडिपेंडेंट हुए थे, ये बड़ी मुश्किल से हो पाए थे, जिससे काफ़ी लोगों को शहीद होना पड़ा था। लेकिन क्या हुआ, जब आज़ादी हम लोग को मिल गई तो काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स, जो देसी रियासतें थी, वो इंडिया में शामिल हो गई, इंडिया में मिल गई। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो हम लोग का देश का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर लिया, यानी कि स्टेट से बना हुआ एक देश। ठीक है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन एग्जैक्ट फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, इस्तेमाल किया गया इंडियन यूनियन वर्ड का, जो कि फेडरलिज्म के ही प्रिंसिपल पर बेस है, बस इसका नाम अलग है, लेकिन प्रिंसिपल वही फेडरलिज्म वाले हैं। Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of the Indian Constitution. तो जो अभी हम लोगों ने 7 फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म के, वो सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, सारे अप्लाई होते हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, the union government, or what we call the central government representing the union of India, and the state government. देखिए, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो 2 टीयर के लिए ही बना है, 2 लेवल की गवर्नमेंट के लिए ही बना है। यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो इंडिया के सेंट्रल लेवल को देखती है, और दूसरी टीयर है स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ 3rd tier of federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। और मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि तीसरी टेयर या तीसरी फॉर्म को भी ऐड कर दिया गया बाद में, जिसका नाम दिया गया पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन, दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। किसी भी दूसरे फेडरेशन की तरह इनके पास भी अपना खुद का ज्यूरिडिक्शन होता है, खुद की पावर ये इंजॉय करते हैं और जनता का भला करते हैं। The Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative power between the union government and the state governments. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन किया है लेजिस्लेटिव पावर्स के बीच, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए संसद बनाया गया है, जो पूरे देश भर का फैसला लेगी, और किसी स्टेट भर का फैसला लेने के लिए विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है, इन्हें अलग किया गया है। अब अलग अलग काम सबको सौंपे गए हैं, जिसमें 3 चीजें दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, इसके बाद स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो यूनियन लिस्ट में कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस चीजें रखी गई, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। ये सब इंपॉर्टेंट काम यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। ये जो सब्जेक्ट की मेंशन की बात करी गई है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और ये कंट्री लेवल के हैं, जिस वजह से इसके लिए सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉस बनाती। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट में क्या क्या रखा गया है। State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। जैसे कि पुलिस हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब स्टेट को दिया गया है, इनकी जिम्मेदारी स्टेट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए अकेले लॉ बना सकती है। इसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, कुछ पावर्स दे दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ दे दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स।
एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इन इन चीज़ों में क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉस बना सकती हैं। द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट, इफ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। लेकिन इसमें भी अगर दोनों के लॉस कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे से सहमति नहीं दर्ज करते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को लागू किया जाएगा। वॉट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। देखिए उन सब्जेक्ट का क्या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, तो उसका जानते हैं। और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद लागू हुए थे, उन्हें रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस समय नहीं हुआ करते थे जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसकी पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है उसके ऊपर कोई भी लॉ बनाने की। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent units। हमने देखिए ऊपर भी पढ़ा था कि ऐसी फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर से बनी है, यानी कि पावर डिवाइड करी गई है बड़े देश होने के कारण, उसमें इक्वल पावर नहीं दी गई है अपने से छोटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special power under certain provision of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances। देखिए इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट्स हैं, लेकिन सबके पास स्पेशल पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है, जैसे कि असम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को। इनको आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्पेशल पावर दी गई, क्योंकि इनके कुछ इतिहास में ऐसा रहा था जिसकी वजह से इन्हें स्पेशल पावर दी गई। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land right of indigenous people, their culture and also preferential employment of government service। देखिए तो जो स्पेशल पावर है ये उनके लैंड राइट को प्रोटेक्ट करती है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है गवर्नमेंट सर्विस में, तो ये कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है इन स्टेट्स को। Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. Similar special provision exist for some other state of India as well। देखिए जो लोग यहाँ के परमानेंट नागरिक नहीं हैं इन स्टेट्स के, वो यहाँ पर प्रॉपर्टी या लैंड नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा ही प्रोविजन कुछ अलग स्टेट्स में भी है इंडिया के। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states। इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत कम पावर्स दी गई है और उन्हें दूसरे स्टेट्स के साथ मर्ज भी नहीं किया गया है। These areas like चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया या फिर दिल्ली हो गया, जो बहुत छोटे हैं और इनको स्पेशल पावर्स नहीं दी गई, इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ठीक है। These territories do not have the powers of a state. The central government has special power to run in these areas। देखिए इनके पास स्टेट जैसी पावर नहीं होती है। इस देश का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जितना भी काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो शेयरिंग की अभी हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स चेंज टू दिस अरेंजमेंट। देखिए पावर शेयरिंग का जो ये मेथड है, इसको अब अगर चेंज करना है तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जो पार्लियामेंट है वो खुद से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority।
देखिए अगर हमारे देश में कुछ भी चेंज करना है इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से, तो दोनों हाउसेस में, दोनों हाउस कौन कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में मेजोरिटी पास करनी पड़ेगी, वो भी 2/3 से। ठीक है, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। इसके बाद इसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजा जाएगा, विधानसभा में, और जब ये हाफ इंडिया के 28 स्टेट्स में हाफ स्टेट से ज़्यादा में पास हो जाएगा, तब जाके कहीं पर चेंज हो सकता है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure। जो जुडिशरी होता है, यानी कि जो हमारा कोर्ट होता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी नया प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लागू हो रहा है देश में, तो उसमें कुछ गलती तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं जिससे किसी को नुकसान होगा, तो ये कोर्ट देखता है। In case of any dispute about the division of powers, the High Court and Supreme Court make a decision। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पावर्स को डिवीजन के लेके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों डिसीजन ले सकती हैं। The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। देखिए, दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो टैक्स अपनी अपनी जनता से वसूल कर सकती हैं, और वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी उनको काम सौंपा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर कुछ भी काम नहीं होता तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, आप देख सकते हैं इंडिया का मैप 1947 में कैसे लगता था। ये देखिए, ऊपर की तरफ गिलगिट है, नीचे श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, नेपाल, तिब्बत, इस तरीके से काफ़ी प्रोविंसेस हुआ करते थे। देखिए, ये सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश का नाम था, उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ये सेंट्रल इंडिया, इधर मैसूर हुआ करता था। तो इस तरीके का कुछ मैप हुआ करता था 1947 में इंडिया का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ऐसे ही आपके कंटेंट आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।